चल जाता है, ऑन हो जाता है। हाँ, दिए। तो स्टूडेंट्स, आज क्लास 10th के सबसे इजी चैप्टर रियल नंबर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हम आपको बताएंगे। 5-6 क्वेश्चंस बताएंगे। कायदे से आप समझिए। मतलब 80% चांस होता है कि रियल नंबर के क्वेश्चन जो बच्चा कर ले जाता है, आज तक मैंने कभी देखा नहीं कि फेल हुआ, क्योंकि इतना इजी चैप्टर है। एलसीएम, एचसीएफ, प्राइम फैक्टराइजेशन, यही सब चैप्टर में है। तो ये क्वेश्चन आपको इजीली आ भी जाएगा और समझ में भी आता है कि क्या है। देखो क्वेश्चन नंबर इसमें देखो 4 होगा। देखो वहां पे एचसीएफ आप 2 नंबर इसी पेज पे, यहाँ पे देखो 9 वाला करके है, ये 4 एचसीएफ। वो कहाँ गए? चलो देखो यहाँ पे दिया है एचसीएफ ऑफ 2 नंबर इज 9। क्या है बोलो जरा। HCF of 306 and देखो अब सुनिएगा, एचसीएफ ऑफ 306 and and 657 657 is 9 और फाइंड द एलसीएम। फाइंड एलसीएम, 2 नंबर का क्वेश्चन। फाइंड द एलसीएम। एलसीएम आपको फाइंड करना है। एचसीएफ दिया है 2 नंबर का, एलसीएम फाइंड करना है। जब एलसीएम एचसीएफ दिया हो या एलसीएम दिया हो एचसीएफ फाइंड करना हो, नंबर दिया हो, तब आप क्लियर रखिएगा कि आपको जो एक फार्मूला होता है एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, ये फार्मूला होता है। एलसीएम एचसीएफ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर, मतलब कई सारी बातें एक साथ कर रहा है अगर वो, तो एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब देखो आप लिखोगे एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर का मतलब होता है कि फर्स्ट नंबर इंटू सेकेंड नंबर। प्रोडक्ट ऑफ नंबर, यहाँ पे जगह नहीं, नंबर समझ लेना क्या है, नंबर लिखा है। प्रोडक्ट ऑफ नंबर एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। देखो यू हैव टू फाइंड द एलसीएम, यहाँ पर एलसीएम ऐसे रहेगा, पर इधर देखो इंटू एचसीएफ हो गया 9, प्रोडक्ट ऑफ द नंबर हो गया 306 मल्टीप्लाई 657। ये एलसीएम इंटू एचसीएफ इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द नंबर। अब आपको एलसीएम फाइंड करना है, तो आप लिखोगे एलसीएम इज इक्वल टू 306 मल्टीप्लाई 657 अपॉन 9। 9 से इसको काटोगे, 9 3 जे 27, 9 4 जे 36, क्या बचा आपके पास 34 मल्टीप्लाई 657। इसी को मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। आंसर बोलो क्या आएगा? 22338। 22338। ये तो एनसीईआरटी का क्वेश्चन हमें लगता है, एनसीईआरटी का है बेटा। 22338 बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। अब एक बात और बताइए, जिसे हम कहते हैं बहुत इंपॉर्टेंट, आपके स्कूल में कोई एग्जाम होने वाला, पता चला ना आया तो आपने कहा सर आया नहीं। हम बताते हैं जो भी चीज बोर्ड को सेंट्रलाइज करके बोलते हैं कि अगर मतलब अभी नहीं आया तो कभी आएगा जरूर, हो सकता है आ चुका हो या आएगा, तो अब आप ध्यान दिए रहना। एक क्वेश्चन हो गया, अगला क्वेश्चन बोलो। Check whether 6n can end with the digit 0 for any natural बहुत number अच्छा n. क्वेश्चन है। 2 नंबर का 2014, 2016, 2020, मतलब आया ही आया है। हमें लगता है इवन नंबर्स में आया, अब बार 2024 हो सकता है फिर आए, इवन ईयर्स में आया है क्वेश्चन। सो दैट 6 पावर n, सो दैट 6 पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0। उसने कहा कि चेक करिए कि 6 पावर n जो है 0 से एंड होता है कि नहीं है। आप एक n का मतलब समझ रहे हो? n का मतलब वो नेचुरल नंबर, n इज ए नेचुरल नंबर। तो क्या हम 6 का पावर कोई नंबर करें तो 0 से एंड होगा? कभी नहीं एंड होगा। कैसे? देखो n की जगह पर अगर आप 1 लिखते हो तो आएगा 6, n की जगह पे 2 लिखते हो तो आएगा 36, n की जगह पे 3 लिखते हो तो आएगा 216। चाहे जो करते जाओ हमेशा 6 से ही एंड हो रहा है, कभी 0 से एंड हो ही नहीं रहा है।
तो 6 पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0, नॉट एंड विथ डिजिट 0। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जो 6 है, 6 पावर n जो है उसका फैक्टर है 2 और 3, और 0 से तब एंड होगा जब उसके फैक्टर में आए 0 और 5 दोनों। जब किसी नंबर के फैक्टर में 2 आ जाए और 5 आ जाए और एक्सेप्ट 2 एंड 5 कुछ भी ना आए, 2 और 5 के अलावा कुछ भी ना आए, तो 0 से एंड होगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि 2 मल्टीप्लाई 5 होता है 10, और 10 का चाहे जो पावर करोगे वो एंड होगा 0 से ही। तो मतलब अब आपको क्या लिखना है? इट हैव नॉट फैक्टर, क्या चीज? 2 एंड 5 बोथ। इसमें फैक्टर 2 और 5 दोनों नहीं है। अब नीचे अपने आप से स्टेटमेंट लिखोगे, देयरफॉर 6 पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0। 6 पावर n नेवर एंड विथ डिजिट 0। क्लियर रखना है बात। चलो अगला बोलो, क्वेश्चन क्या है? Explain why 7 into 11 into 13. बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 2 नंबर का क्वेश्चन। 7 into 11 into 13, 7 into 11 into 13 ब्रैकेट में हाँ और फिर +13 प्लस 30 इज अ कंपोजिट नंबर। एंड और बस एक ही कराते हैं, अगला तो उसी तरह से कर लोगे। तुमको बताना कि प्रूव करना कि ये जो है एक कंपोजिट नंबर होगा। अब आप सबसे पहले समझो कि प्राइम नंबर क्या होता है। प्राइम नंबर होता है जिसका फैक्टर नहीं होता है। जो नंबर खुद अपने आप से कटता है उसको हम कहते हैं प्राइम नंबर। अ कंपोजिट नंबर वो होता है व्हिच हैव मोर देन 2 फैक्टर्स। जिसके 2 से ज्यादा फैक्टर होते हैं उसको हम कहते हैं कंपोजिट नंबर। तो तुमको ये केवल शो करना है कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर होंगे। अगर आपने ये शो कर दिया कि इसके 2 से ज्यादा फैक्टर है तो देन दिस इज ए कंपोजिट नंबर। इसका एक तरीका ये है बेटा कि 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 है। 2 तरीके से हम करके बता रहे हैं। एक ग्रुप आपका ये हुआ, एक ग्रुप आपका ये हुआ, इसमें आप 13 कॉमन ले लो। जब 13 कॉमन लोगे तो बचेगा 7 इंटू 11 इंटू 1, अब प्लस यहाँ पे बचेगा 1। अब ये देखो हो गया 13, ये हो गया 77 प्लस 1। अब ये हो गया 13, यहाँ पे लिख दो 78। 78 का फैक्टर करोगे तो 13 इंटू ये 13 यही वाला 78 मतलब 13 6 है, मतलब 2 इंटू 3 इंटू 6, 13 6 है इंटू 13। अब देखो इतने फैक्टर हो गए, दिस मोर देन 2 फैक्टर हो गया, देयरफॉर दिस इज ए कंपोजिट नंबर। एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका, अगर मान लीजिए कि आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है, अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो आप क्या करोगे कि 7 इंटू 11 इंटू 13 कर लोगे। 7 इंटू 11 77 हुआ, 77 इंटू 13 कर दोगे तो आएगा 1001। ये इन पूरा ब्रैकेट सॉल्व हो गया आपका, प्लस 13 कर दोगे। अब ये हो गया 1014, 1014 हो गया। 1014 का प्राइम फैक्टर आपको आ ही जाएगा अपने आप से। देखो 2 5 जे 10, 2 7 जे, फिर 3 से कर दो, 3 1 जे 3, 3 6 जे 18, 3 9 जे, फिर 13 से कर दो, 13 13 जे, फिर 13 से कर दो, फिर 1 आ गया। अब लिखोगे 1014 है मोर देन 2 फैक्टर, देयरफॉर दिस इज ए कंपोजिट नंबर। जिसकी मैथ थोड़ी कमजोर होती है उनके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि इन तीनों का मल्टीप्लाई कर दें। हाँ, लेकिन मल्टीप्लाई करना आता रहे, सबसे बड़ी बात ये है कि पता चला मल्टीप्लाई करने नहीं आ रहा है। तो 7 इंटू 11 इंटू 13 आप कर दीजिए, मल्टीप्लाई करने पर 1001 आएगा, उसमें 13 ऐड कर दीजिए, 1014 आएगा, 1014 को फैक्टराइज कर दीजिए तो फैक्टर आपके पास आ गया। और जब फैक्टर आ गया तो इसका मतलब दिस इज अ कंपोजिट नंबर। चलिए अगला, prove that root 5 is an irrational number. सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आज जो तुम पूछ रहे हो कि प्रूव दैट रूट 5 इज अ रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर। अब देखो रूट 5 हो, रूट 3 हो, रूट 2 हो, रूट 7 हो, रूट 11 हो, रूट 13 हो, मतलब रूट के अंदर कुछ भी नंबर लिखा हो सबका सोल्यूशन एक।
बस नंबर चेंज करते चला, पता चला हम √5 को बता रहे हैं, आ गया √2 का, तो आप √5 ही यूज कर रहे हो। जो नंबर दिया वही वाला लिख दोगे आप। जब से इसमें क्वेश्चन देखो, तुमने पूछा कि प्रूव दैट √5 इज एन इरेशनल नंबर, तब आपको यहाँ पे जो हम मेथड बता रहे हैं उस मेथड को कहते हैं कंट्रेडिक्शन मेथड। कंट्रेडिक्शन मेथड का मतलब जो चीज हमको प्रूव करना है हम उसके अपोजिट ही लेके चलेंगे। तो अब आप प्रूव करने जा रहे हो कंट्रेडिक्शन मेथड, कैसे होगा? तो देखो, सबसे पहले लिखोगे लेट √5 इज अ रेशनल नंबर। रेशनल नंबर प्रूव करना है। आप रेशनल नंबर हमने लेट कर लिया। अब सोचो कि रेशनल नंबर क्या होता है। रेशनल नंबर वो होता है जिसको आप a/b या p/q के टर्म में लिख सकते हो, उसको रेशनल नंबर कहते हैं। अब लिखोगे देयरफॉर √5 इज इक्वल टू a/b, और यहां पे लिखोगे a एंड b आर एनी इंटीजर। a और b कोई एनी इंटीजर्स है। इंटीजर का मतलब होता है कोई भी नंबर है, a और b कोई नंबर है। अब दूसरी कंडीशन है b इज नॉट इक्वल टू 0। b का वैल्यू 0 नहीं होगा, क्योंकि अगर b का वैल्यू 0 कर दोगे तो इनफाइनाइट आ जाएगा, तो b नॉट बी 0। एक। अब तीसरी बात यह है कि a एंड b हैव नो कॉमन फैक्टर। हैव नो कॉमन फैक्टर, इसमें कॉमन फैक्टर कुछ भी नहीं है। नो कॉमन फैक्टर। ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर, याद रखिएगा, ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। अब देख लीजिए, यही सबसे मेन लाइन है, और अगर इतना आपने लिख दिया तो एक नंबर आपको यहाँ पे मिल गया। 3 नंबर का क्वेश्चन है, 1 नंबर आपका इसी पर हो गया। ए एंड बी आर एनी इंटीजर, एक बात। बी इज नॉट इक्वल टू 0, 2 बात। और तीसरी बात कि ए एंड बी हैव नो कॉमन फैक्टर। ए और बी का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। कॉमन फैक्टर का मतलब समझ रहे हो? जैसे 3/5 है, 2/7 है, इसमें कोई कॉमन फैक्टर नहीं है। मतलब ये सिंपलेस्ट फॉर्म में है, ए और बी आपका सिंपल फॉर्म में है। थोड़ा जब एनसीईआरटी की बुक देखोगे तो उसमें ए और बी को पहले लिया है, फिर उसने सिंपल फॉर्म में चेंज किया, R/S किया, या R/S दिया तो उसको A/B सिंपल फॉर्म में चेंज कर लिया। हमने डायरेक्ट लिख दिया भैया कि ए और बी में कोई भी जो है वो नहीं है, तो ए और बी का मेथड ये हो गया। अब इस वाले क्वेश्चन में जब सिंगल नंबर यहाँ दिया हो, तो चाहे √5 है, √7 है, √3 है, या कोई भी रूट लगा हो, एक नंबर लिखा हो रूट के अंदर, तब आप कह दीजिएगा स्क्वायरिंग द बोथ साइड। प्यारा सा क्वेश्चन है, प्यारे से स्टेटमेंट है, एक दिन पढ़ के याद कर लीजिएगा। फिर यहाँ लिखोगी स्क्वायरिंग। अब हम देखो कितने प्यार से एक एक लिख रहे हैं, इसलिए जिससे तुमको याद हो जाए। स्क्वायरिंग द बोथ साइड, स्क्वायरिंग बोथ साइड, यहाँ लिख दोगे बोथ साइड। जब स्क्वायरिंग करोगे तो हो जाएगा √5 का स्क्वायर इज इक्वल टू a²/b²। ये √5 का स्क्वायर हो गया 5 इज इक्वल टू a²/b²। बी स्क्वायर को इधर ले जाओ तो हो गया 5b² इज इक्वल टू a²। अब देखो 5 में b स्क्वायर का मल्टीप्लाई करो तो a² आ रहा है। इसका स्टेटमेंट का मतलब ये होता है कि 5 इज द फैक्टर ऑफ a²। 5 जो है a² का फैक्टर हो गया, यही इस स्टेटमेंट का मतलब है। देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ a²। फिर लिखोगे r, 5 इज द फैक्टर ऑफ a। 5 इज द फैक्टर ऑफ a। अगर 5a² का फैक्टर है तो 5a का भी फैक्टर होगा, ये यूक्लिड ने बताया था। अब बात आती कि अगर 5a का फैक्टर है तो 5 किसका फैक्टर होता है पता है? जैसे 515 का फैक्टर है, 510 का फैक्टर है, 520 का फैक्टर है, तो 5 के साथ कुछ भी लगा दो तो वही उसका वैल्यू हो गया। इसका मतलब हो गया कि देयरफॉर a इज इक्वल टू 5। अब चाहे 5 के साथ c लगाओ, चाहे 5 के साथ k लगाओ, मैंने k लगा दिया। देयरफॉर a इज इक्वल टू 5k। जब 5a का फैक्टर है तो a का वैल्यू जो भी होगा वो 5 के साथ एक नंबर लेके चलेगा, तो यहां पर लिख दिया मैंने 5k। अब अगर फिर से स्क्वायरिंग करो, यहां पे फिर से स्क्वायरिंग लिखोगे स्क्वायरिंग। जब आप फिर से स्क्वायरिंग करोगे तो जाएगा a² इज इक्वल टू 25k²।
ए स्क्वायर इज इक्वल टू 25k²। अब ए स्क्वायर का वैल्यू ऑलरेडी 5b स्क्वायर है। देखो ये ए स्क्वायर का वैल्यू है 5b स्क्वायर, तो हम ए स्क्वायर की जगह पर लिख देंगे 5b स्क्वायर इज इक्वल टू 25k²। को समझ में आ रहा है? कर चुके हो ना चैप्टर। 5b स्क्वायर इज इक्वल 25k²। अब यहाँ 5 से इसको काटोगे तो यहाँ पे आ जाएगा 5, या 5 को इधर ले जाना जैसे मर्जी हो, तो b स्क्वायर इज इक्वल टू 5k²। जो स्टेटमेंट यहाँ पे अप्लाई किया था, देखो यहाँ पे मैंने कहा था 5 इज द फैक्टर ऑफ a स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ a। तो यहाँ पर क्या कहोगे? 5 इज द फैक्टर ऑफ b स्क्वायर, देयरफॉर 5 इज द फैक्टर ऑफ b। अब ये आपको अपने आप से लिखना है, अब ये हम नहीं लिखेंगे। 5 is the factor of b square, therefore 5 is the factor of b. We find that 5 is the factor of a and 5 is the factor of b. 5 a का भी फैक्टर है, यहाँ पे बताया था। 5 b का भी फैक्टर है, यहाँ पे मैंने बताया आपको। अब एक चीज देखो, आपने तो कहा था कि a and b are any integer and a and b have no common factor। a और b का कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और यहां तो आप a और b दोनों का कॉमन फैक्टर निकाल दिए हैं। तो जब a और b दोनों का कॉमन फैक्टर है, तो इसका मतलब कि जो आपने एज्यूम किया था वो आपका गलत हो गया। देयरफॉर आवर अजम्पशन इज रॉन्ग। जो भी आपने लेट किया था वो गलत हो गया। तो फिर लिखोगे देयरफॉर √5 इज नॉट अ रेशनल नंबर। फिर लिखोगे देयरफॉर √5 इज अ इरेशनल नंबर। अब आपका √5 इरेशनल नंबर हो गया। अब इसकी जगह पे √3 आता है, तो 5 की जगह पे 3 यूज करोगे, या 7 यूज करोगे, या 11 यूज करोगे, या 13 यूज करोगे, लेकिन सबका बेसिक यही है, सबके स्टेटमेंट्स यही रहेंगे, स्टेटमेंट्स कहीं पर भी चेंज नहीं होंगे। बस इतना तुमको ध्यान देना है। अब देखिए बात आती अगला एक क्वेश्चन, और एक क्वेश्चन। अब यह तो ये क्वेश्चन मतलब बोर्ड में आज तक कभी ऐसा नहीं हुआ कि ये क्वेश्चन कभी चेंज हुआ, कि ऐसा कभी बोर्ड वाले कर दे कि ये वाला क्वेश्चन ना दे। तो कोई भी प्री बोर्ड होगा, बोर्ड होगा, स्कूल के रिवीजन टेस्ट होंगे, एग्जाम होगा, हाफरली होगा, एक क्वेश्चन देना ही देना है। अब कम से कम अभी कहते हैं ना कुछ 8-10 क्वेश्चन तो ऐसे तो बोर्ड के पेपर जो कंफर्म क्वेश्चन ही है, मतलब 20-25 नंबर का तो यहीं से आप ले सकते हो, फिर 20 नंबर के एमसीक्यू सर रीजन, 10-12 वहां से, 32-30 नंबर तो ऐसे पास भर का हो गया, लेकिन तब भी पास होने के लाले लगे रहते हैं। क्या बेटा अगला 3 + 2√3। देखो लिखा है प्रूव दैट, लिखा है प्रूव 3 + 2√5 इज इरेशनल। ये आपको इरेशनल प्रूव करना है। 3 + 2√5। पहली बात कि जितने रूट वाले नंबर होंगे सिंगल नंबर को स्क्वायरिंग द बोथ साइड करना है। जहां पे एडिशन आ जाए, सब्ट्रैक्शन आ जाए, मल्टीप्लिकेशन आ जाए, तो सिंपल हो जाता है 2 नंबर का। इसके पहले वाला क्वेश्चन 3 नंबर का, और ये क्वेश्चन इतना बड़ा लेकिन इसको 2 नंबर का देते हैं, और वहां पर ऑलरेडी लिखा रहता है कि √5 इज ऑलरेडी एन इरेशनल नंबर। जब किसी रेशनल नंबर और इरेशनल नंबर को ऐड किया जाए, सब्ट्रैक्ट किया जाए, मल्टीप्लाई किया जाए, डिवाइड किया जाए, तो हमेशा इरेशनल नंबर होता है। क्लास 9 में बताया गया था। अब ये तो आपका इरेशनल नंबर श्योर है, लेकिन आपको प्रूव करना है कि इट इज एन इरेशनल नंबर, ये प्रूव करना है। 3 + 2√5 सेम लिखोगे, लेट 3 + 2√5 इज रेशनल नंबर। ये आपको रेशनल लेना है। फिर लिखोगे देयरफॉर 3 + 2√5 इज इक्वल टू a/b। यहां लिखोगे b इज नॉट इक्वल टू 0, a एंड b आर इंटीजर। जितनी कहानी पहले वाले में लिखी थी उतनी कहानी पूरा लिख दो, हम क्या बार बार तुमको लिख के बताएं कि a और b कोई इंटीजर है, और a और b के कोई कॉमन फैक्टर नहीं है, और b का वैल्यू 0 नहीं है, बस।
अब उसमें हम इसके बाद तुरंत लिखते थे स्क्वायरिंग द बोथ साइड। बेटा याद कर लो आज की, अब इसमें हमको नहीं लिखना कि स्क्वायरिंग द बोथ साइड, इसमें हमको केवल 3 को उधर शिफ्ट करना है। तो हम लिखोगे 2√5 इज इक्वल टू a अपॉन b माइनस 3, यहाँ पे अपॉन 1 कर दीजिए। फिर लिखोगे 2√5 इज इक्वल टू, यहाँ पर एलसीएम लो b, 1 का मल्टीप्लाई a में, यहाँ हो गया 3, b का मल्टीप्लाई 3। अब प्यार से बस 2 को आप इधर नीचे लेके आ जाओ, क्योंकि 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई है, इधर आएगा तो डिवाइड हो जाएगा। अब आप लिखोगे √5 इज इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। अब आपने कहा था कि a और b कोई इंटीजर है, इंटीजर का मतलब होता है 1 2 3 4, माइनस में है तो प्लस में। a का कोई भी वैल्यू रखो, b का कोई भी वैल्यू रखो, तो ये आपका न्यूमरेटर है, ये आपका डिनोमिनेटर है, ये आपका एक फ्रैक्शन बन गया। a माइनस 3b अपॉन 2b इज अ फ्रैक्शन, बट √5 इज नॉट अ फ्रैक्शन, therefore √5 इज नॉट इक्वल टू a माइनस 3b अपॉन 2b। फिर लिखोगे therefore 3 plus 2 √5 is not a rational number, therefore 3 plus 2 √5 is an irrational number। ये क्वेश्चन क्लियर। इसके बाद अब बचा केवल 2 नंबर का क्वेश्चन। वो 2 नंबर के क्वेश्चन में आप एक चीज याद रखिएगा कि HCF ऑफ 2 प्राइम नंबर, 2 प्राइम नंबर का जो HCF होता है वो हमेशा 1 होता है। जैसे HCF ऑफ A एंड B, अगर आपको A और B का HCF निकालना हो तो उसका HCF होगा क्या, 1। और LCM क्या होगा, A मल्टीप्लाई B इज इक्वल टू AB। जब कभी भी 2 प्राइम नंबर का HCF निकालना हो तो 1 आता है, और LCM निकालना हो तो दोनों नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपका LCM आ जाता है। याद रखना हमेशा के लिए। द सम प्रोडक्ट डिवाइड मल्टीप्लाई of rational and irrational number is always irrational number। एक नंबर रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो उसके साथ चाहे जो मैथमेटिकल ऑपरेशन करिए आप, हमेशा इरेशनल ही आता है। दोनों रेशनल नंबर हो तो रेशनल आएगा, और दोनों इरेशनल नंबर अगर हो, उनके साथ अगर मैथमेटिकल ऑपरेशन दे रहे हो, मैथमेटिकल ऑपरेशन मतलब एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, तो मे बी रेशनल आर इरेशनल। तो रेशनल भी आ सकता है और इरेशनल भी आ सकता है, लेकिन अगर केवल रेशनल है तो रेशनल आएगा, इरेशनल है तो रेशनल और इरेशनल दोनों आ सकता है। एक रेशनल हो और एक इरेशनल हो तो हमेशा चांस होता है कि मतलब 100% चांस है कि इरेशनल ही आएगा। ये करिएगा, प्राइम फैक्टराइजेशन फाइंड कर लीजिए, एलसीएम और एचसीएफ निकालना सीख लीजिए। अगर नहीं आता तो कल हम आपको थोड़ा सा इंट्रोड्यूस करेंगे एलसीएम और एचसीएफ के बारे में, आप देख लीजिएगा। एक चीज और आपको बता दें कि आप लोग जब भी वीडियो देखेंगे तो संडे को हम क्लास लेंगे उसकी फिजिक्स की, और इलेक्ट्रिक करंट पढ़ाएंगे 1 घंटा। जितने लोगों, संडे को हम, सैटरडे को टाइम नहीं, हाँ सैटरडे को हम आपको टाइम बता देंगे, क्योंकि मैंने 1 घंटे की क्लास में पूरे चैप्टर को कवर कर लिया है। तो 2 दिन में तो नहीं होगा, 1 दिन में कवर होगा इलेक्ट्रिक करंट, और दूसरे दिन होगा जितने न्यूमेरिकल हैं एनसीईआरटी के सारे। एक प्यारी सी थियरी मैंने बनाई है, अगर आपके काम आ गया तो बहुत अच्छी बात है, और ना आया तो भी अच्छी बात है। ठीक, चलिए, ऑल द बेस्ट, थैंक्स स्टूडेंट्स।